यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करूंगी एक टीचर की। टीचर एक ऐसा होता है जो हर व्यक्ति को सिखाता है सब कुछ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम घर से ज़्यादा हम स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं हमारे दोस्त होते हैं, हमारे हर चीज़ की केयर करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं टीचर का जो एक अहम रोल रहता है हमारी लाइफ में। तो इसी को लेके आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मिस लवली शर्मा से। आपको बता दें, बेस्ट टीचर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है और भी अन्य कई अवार्ड इन्हें मिले हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद पूजा। तो मैम, जिस तरह से टीचर की सफ़र की बात की जाए, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई ऑब्स्टेकल आते हैं रास्ते में, तो कैसे रहा आपका अब तक का सफ़र? तो बहुत कांटों से भरा हुआ था, कंक्रीटों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे उन कंक्रीटों को हटाते हुए किस तरीके से अपनी राह निकालनी थी, ये मुझे प्रेरणा मिलती है नदियों से। देखिए, प्रकृति में हर चीज़ जो है वो हमें किसी न किसी रूप में प्रेरित करती है। तो एक कविता है, नदी का रास्ता। तो कई बार हम सोचते हैं कि नदी को रास्ता किसने दिखाया? उसके अपने प्रवाह ने। तो जिस इंसान के अंदर जुनून होता है, जोश होता है, कुछ करने की क्षमता होती है, उसे रास्ता दिखाने की या प्रेरणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ता है। तो जैसे कि आपने बताया, एक नदी अपना रास्ता खुद निकालती है। एज ए टीचर, जैसे बिना टीचर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी पोस्ट पे है, उसका सबसे पहला जो रोल रहता है टीचर का निभाया जाता है। तो मैम, आपका बचपन से रहा कि टीचिंग लाइन में जाना है, या आगे आपने कुछ और सोचा था कि कुछ और बनना चाहती हूँ? देखिए, ऐसा होता है कि बचपन से कुछ हालात वैसे होते हैं कि इंसान को उसी रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यूँ तो मैं कहूँ तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पापा जो हैं वो भी एक टीचर रह चुके हैं। वो भी गवर्नमेंट टीचर थे। और सच बताऊँ तो टीचर की दयनीय दशा को देखकर मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं टीचर बनूँगी। लेकिन जिस समय मैं खुद पढ़ती थी तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, और जिस समय ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो उसमें मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। मुझे लगा कि जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ वो सही है, और जब इंसान में सही करने की और सही सीखने की प्रक्रिया का दारोमदार चलना, वो एक सर्कल चलना शुरू होता है, तो इंसान आगे बढ़ता है। आप देखो, कोई समतल जगह होगी या समतल कोई भी होगी, उसकी गति नहीं है। गति उसी की है जो गोल में है। जब चक्र चलता है तो इंसान गतिशील रहता है। तो इसी तरीके से मैंने चलते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक टीचर को प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन जो है, मैंने टीचर को अपनाया। तो जैसे कि आपने बताया, एज ए टीचर आपने प्रोफेशन चुना। एज ए टीचर कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन दी हुई है, कौन कौन से स्कूल्स में बात की जाए तो? सर्वप्रथम अभी मैं पढ़ ही रही थी तो मुझे कोऑपरेटिव हायर सेकेंडरी में चीफ कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे जो है वो तैनाती हुई मेरी। तो वहाँ पे 7 ब्रांचेस थी जिनको मैंने कोऑर्डिनेट करना होता था। और चूँकि मेरा सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज, और वो भी हिंदी, जो मेरे देश की राष्ट्रभाषा है। और आप जानते हैं कि अपने मन की बात जो हम अपनी भाषा के माध्यम से सिखा सकते हैं ना, वो हम दूसरी भाषा कितनी भी हो, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हिंदी के माध्यम से मैंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था, और उसके साथ में मेरा जो रोल रहता था वो था करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को चलाते जाना। इसी तरीके से चलते चलते हम जो है आगे बढ़ते गए। और उसके साथ ही जब भी मैं जॉब कर रही थी, उसी के साथ मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी की। स्टडीज़ पूरी करने के बाद मुझे कोऑपरेटिव हायर सेकेंडरी से फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिली। और गवर्नमेंट जॉब जो है थी, वो सबसे पहली मेरी पोस्टिंग जो थी वो सांबा बुधवानी में मिडिल स्कूल में हुई थी। और मेरा जो सफ़र था वहीं से शुरू हुआ। तो मैम, सफ़र आपका काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है। तो इसके साथ साथ, जैसे कि आपने बताया था, जानने में आया है कि बेस्ट टीचर अवार्ड आपको मिला है, तो कब, ऐसा कहाँ पे आपको मिला था? ये सफ़र जो है और ये जो मेरे जीवन में सुखद क्षण आया, वो मुझे मिला 2017 में फॉर 2016 बेस्ट टीचर अवार्ड। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला था ये अवार्ड, और स्काइस में श्रीनगर में मिला था। बहुत अनुभूतियों से भरा हुआ सुखद पल होता है।
प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे, जिस समय आप लोगों की उपलब्धियां जो है वो गण्यमान्य व्यक्तियों में बताई जा रही होती हैं, और आप उस समय अपने आप में एक सच में बहुत ज़्यादा गर्व का विषय होता है इंसान आगे बढ़ता हुआ। तो इसी तरीके से लगा कि अभी मेरी मंजिल यहाँ से शुरू हुई है, ये अभी कुछ नहीं है, मुझे अभी इससे आगे भी पहुँचना है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, लेकिन पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। जी मैम, जिस तरह से आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, काफ़ी अच्छा भी आपको लगा हो, क्योंकि टीचर बनना हर किसी का सपना रहता है और उस सपने पे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिले वो भी बड़ी बात मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको कहीं और भी अवार्ड मिले हैं, तो बताइए। हाँ, ये तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला, और बाकी वाले जो अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं वो कुछ तो दिल्ली से, कुछ NGOs थी, कुछ जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से मिले हैं। मुझे महिला रत्न अवार्ड मिला है, पर्यावरण मित्र अवार्ड मिला है, भारत ज्योति अवार्ड मिला है। देन यहीं हमारे जम्मू से एक अबला है, आज की नारी। फिर और बहुत से अवार्ड्स हैं जिनको मैं आपको बताऊं तो फिर लिस्ट जो है लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मैं काम जो है मैं अवार्ड्स के लिए नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ अपने मन की शांति के लिए, और मन की शांति के साथ मैं इन बच्चों के माध्यम से इन बच्चों को वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ से हमारे सुखद भारत की तस्वीर जो है वो पूरे विश्व में देखी जा सकती है। इसलिए मैं इन बच्चों के माध्यम, क्योंकि बच्चे एक ऐसे मैसेंजर्स होते हैं जो अपने घर में जाकर 4 लोगों से बात करते हैं, और इसी तरीके से अगर आप क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 40 परिवारों तक आपका मैसेज आता है। तो इसी तरीके से वो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा मैसेज जो है, जो एक हम सभा करके नहीं कर सकते हैं, वही हम बच्चों के माध्यम से जो है घर घर में मैसेज पहुंचा सकते हैं। वो किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है। और इसी तरीके से जैसे आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य जैसे खास करके मैं उनका ये लूँगी स्वच्छता का। तो देखिए, स्वच्छता हमें हमारे विचारों की भी चाहिए, केवल अपने आसपास वातावरण की नहीं, हमारे विचारों की। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम मन से उस चीज़ को अपनाते हैं। कोई भी चीज़ जब चेंज तभी आती है जब आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं। तो जब आप तैयार होते हैं तो नेचुरली अगर आप स्वच्छता की बात करेंगे तो अकेले होंगे ना, इंडिविजुअल तरीके से करेंगे तो आप नेचुरली एक ही एरिया को कर पाएंगे, लेकिन जब हम बच्चों को साथ लेकर चलते हैं तो आप सोचिए कितने एरियाज़ हमारे साथ आते हैं। तो इस तरीके से वो हमारा मकसद जो है वो बहुत अच्छी तरह से पूरा होता है। बहुत अच्छा कहा आपने कि स्वच्छता की बात की जाए, हमें अपने आसपास की नहीं बल्कि अपने विचारों की भी स्वच्छता करना ज़रूरी है। और ये जो स्वच्छता है ये एक टीचर के कारण ही हो सकता है, क्योंकि अहम रोल जो होता है टीचर का रहता है हर एक की लाइफ में, क्योंकि जो लर्निंग पॉइंट हो रहता है उसका तो वो बचपन से ही रहता है, तो टीचिंग का रहता है। मैम, जब आप एज अ स्टूडेंट थी, आपने क्लासेस अटेंड की थी, तो आपको कभी ऐसे अवसर मिला कि उसी स्कूल में जाके आपको एजुकेशन देने का? हाँ, ये पल भी मेरी ज़िंदगी में आया। गांधीनगर हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर में मैं वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी 2008 में। तो ये वही स्कूल था जहाँ से मैंने अपनी 9वीं और 10वीं की शिक्षा प्राप्त की थी। और मुझे आज भी याद है कि हमारी प्रिंसिपल जिस समय वो कॉरिडोर में निकलती थी, उसके निकलने का इतना वो होता था, प्रभाव हमारे पर पड़ता था कि हम उनके साथ नज़रें नहीं मिला सकते थे। इतना नूर था, इतनी नॉलेज थी उनको, और उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज किया। सच बता रही हूँ कि जिस समय मैं 10वीं में थी तो मेरी हाइट भी बहुत छोटी थी। खैर एज तो थी ही मेरी छोटी, लेकिन मेरी हाइट भी बहुत छोटी थी। तो मैं यूँ बीच बीच में से निकलते हुए मैंने हेड गर्ल का काम करना, प्रेयर करवाने के लिए आगे भागते हुए चलना, डिबेट होगी मैंने आगे चलना, कविता पाठ होगा मैंने आगे चलना, तो बहुत अच्छा लगता था। और जिस समय मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पे थी तो वो मेरा पल कैसा था, और उसके बाद जब मैं एज ए टीचर वहाँ पे एंटर किया तो वो पल तो नेचुरली ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुख का पल था, शांति का पल था। और जिस समय मैं बच्चों को बताती थी आप इस क्लास में इस तरीके से करते हो और हम इस क्लास में इस तरीके से बैठते थे, काफ़ी अच्छा तो बहुत अच्छा लगता था। और पूजा, एक बात ज़रूर है कि मैं बच्चों को, चाहे बच्चे हों या फिर कोई भी, मैं कोई भी बात करने से पहले ये चीज़ देखती हूँ कि मुझे इसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ
तो फिर मैं दूसरे को मोटिवेट करती हूँ कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चैरिटी हमेशा जो है वो हमारे घर से शुरू होती है। अगर हम खुद को चेंज करते हैं ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज होगा। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों की सोच बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद को ही चेंज करना था। मैम, जैसे कि आपने एजुकेशन की बात की, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर की बात की, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा जब आप वहाँ पे पढ़ती थी, शरारतें करती थी या कुछ करती थी, और बाद में जब आप एज अ टीचर गए तब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज आई है जी। हम जो थे, हम बहुत सबमिसिव बच्चे हुआ करते थे। हमें पेरेंट्स का डर था, हमें टीचर्स का डर था, लेकिन वो डर ख़तरनाक वाला डर नहीं होता था कि हम लोग ये सोचें कि हाँ जी ये टेरर है हमारे लिए तो हम इस तरीके से, लेकिन एक इज़्ज़त से भरा हुआ डर होता था। आज अगर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे निर्भय हो चुके हैं। निर्भय होना एक अलग बात है, लेकिन उच्च श्रृंखल हो सके, जिनकी श्रृंखला से वो मुक्त हो रहे हैं, वो अलार्मिंग है। पूजा, जिसमें आप देखो जब किसी चीज़ की सीमा नहीं रहेगी तो वो सीमाहीन होगा जिस समय, तो उसमें किसी भी तरह का जो है बदलाव जो लाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज अगर आप बच्चों में देखते हैं, बच्चे क्लासेस में मोबाइल लेकर जाते हैं। मुझे ये बताओ, क्या जिस समय मोबाइल नहीं थे पढ़ाई नहीं थी? क्या पेरेंट्स आपके लिए चिंतित नहीं रहते थे? सब कुछ था। लेकिन आज बच्चे इतने ज़्यादा, पेरेंट्स, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं, हम पेरेंट्स की गलती है। हम अपने बच्चों को ख़राब करते हैं, फिर वो सोसाइटी में जाते हैं, फिर हम कहते हैं टीचर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। टीचर तो कोशिश करता है, ठीक है। तो जिस तरह से बात की जाए तब की एजुकेशन की, जब आप एज अ स्टूडेंट थे वहाँ पे, और आजकल की एजुकेशन की बात की जाए, क्या डिफरेंस लगा आपको एजुकेशन में? जिस तरह से मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, डिजिटल आजकल कोचिंग भी दी जाती है, तो क्या लगता है आपको, कैसा डिफरेंस रहा? तब की कोचिंग ज़्यादा अच्छी थी या आपकी कोचिंग ज़्यादा अच्छी है? पढ़ाई के मामले में अगर हम देखें तो पूजा, जो पहले की पढ़ाई थी ना, उसमें कम से कम एक चीज़ थी, कंपोजिशन। जो आपको पता है कि अगर कोई 5वीं तक भी पढ़ा हुआ होता था तो उससे अगर आप एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखवाते थे तो वो आपको खुद भी लगता था कि वाकई में इसमें कितनी, उसमें जो सच्चाई है वो लिखी गई है और वो कितनी उसमें एक्यूरेसी होती थी। लेकिन अगर आज बच्चों को बोलेंगे, आज वो चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर से वो बहुत दूर हो चुके हैं। और भाषा की पकड़ तभी आ सकती है जब व्याकरण सही हो, क्योंकि हम कुछ भी बोल जाते हैं आज के ज़माने में, लेकिन भाषा अगर हमारी शुद्ध नहीं ना होगी तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो पढ़ाई जो थी, उस पढ़ाई में हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम आज बच्चे जो हैं ऑब्जेक्टिव करते हैं, थॉरो स्टडी करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा में रेटिफिकेशन भी होती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होता था तो हम पूछते भी नहीं थे। लेकिन आज बच्चों में वो अवेयरनेस है, ठीक है। जब बच्चा अवेयर होता है तो वो प्रश्न पूछता है, टीचर तैयार रहता है, टीचर तैयार होता है, उसे घर में स्टडी करनी पड़ती है। तो नेचुरली बहुत सी चीज़ों में चेंज आ रहा है और एजुकेशन में भी इसी तरीके से चेंज आ रहा है। जो समय हम लोग केवल लिखने में और उसमें करते थे, आज बच्चा जो है वो उसको एकदम से बोलकर और कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो इंस्टेंट आंसर देता है। तो बहुत सी चेंजेस जो हैं वो इसमें आ रही हैं। जैसे कि आपने बताया बहुत सी चेंजेस आ गई तब की एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में। आप बच्चों की हेल्प भी करते हैं, उनको टीचिंग करने में बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको, तो मतलब कि किस तरह से आप उनकी हेल्प करते हैं और किन किन बच्चों की आप हेल्प करते हैं? पूजा, ऐसा है कि मैं जो काम करती हूँ, मैं एज ए टीचर काम करती हूँ और उसके साथ में मैं सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, क्योंकि वो मेरा दायित्व है। जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिस समाज के कारण मैं इस पद तक पहुँचे हैं। देखो, एक डॉक्टर होगा ना, बोलेगा कि ये इंसान हमेशा बीमार रहे तो मेरे पास आए, है ना। वकील होगा, मुकदमा लगा रहे तो मेरे पास आए। लेकिन टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो सोचता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा पढ़े और आगे। ये आप अभी की बात नहीं, सृष्टि के उससे समय से ले लो, कर्ण की एग्जाम्पल ले लो, एकलव्य की एग्जाम्पल ले लो। गुरुओं से सीखकर वो उस शिक्षा को कहाँ तक, कुछ ऐसे भी थे जिनको गुरु ने शिक्षा नहीं दी और लेकिन फिर भी उन्होंने सीखा, है ना। तो इस तरीके से लगन जो है इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देती है। अब रही बात मेरी जो बच्चों की हेल्प करने की, ये मेरा सपना शुरू से रहा है। मैं क्लास में थी तब भी, जब मैं खुद स्टूडेंट थी तब भी, अगर मेरे से कोई थोड़ा सा
कमज़ोर बच्चा होता था, घर में किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं तब भी जो है वो चीज़ जो है उसको अपने बस्ते में से निकाल कर दे देती थी। ठीक है, आज मैं टिपिकल वर्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ, बस्ता। तो इसी तरीके से उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा कमाना शुरू किया तो मैंने कहा अपने साथ तो कुछ लेके जाना नहीं है, जो भी है यहीं पे छूट जाना है। तो वैसा काम क्यों ना किया जाए कि कम से कम मैं बच्चों की हेल्प करूं। तो इसी तरीके से मैंने शुरुआत थोड़ी थोड़ी की, बच्चों को यूनिफॉर्म्स देनी, बच्चों को किताबों से, कॉपियों से, पेनों से वो। और फिर मैं जिस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई, अगर मैं वहाँ पे 2 साल या 3 साल या 4 साल रही, तो हर साल मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उस बच्चे की फ़ी, यूनिफॉर्म, बुक्स जो है वो सारा खर्चा मैं करती थी। तो मैम, जिस तरह से आप बोल रहे हैं हर खर्चा आपके द्वारा किया जाता है, सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है? जिस तरह से सरकार द्वारा कई मुहिमें चलाई जाती हैं, तो आपका क्या मानना है, सरकार द्वारा जितनी मदद दी जाती है या मुहिम चलाई जाती है, बच्चों तक कितनी पहुँचती है वो? देखिए, सरकार द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाया जाता है ना, वो बच्चों को उसका पूरा बेनिफिट होता है, ये मत सोचिए। लेकिन मैं ऐसा होता है, देखो गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं ना, अगर आप खुद जाकर देखेंगे, शहरों की कंडीशन थोड़ी अलग है। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आप चले जाइए, गाँव का वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में आएगा जिसके पास फ़ीस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं जिस टाइम पे बिश्ना में थी ना, तो एक स्कूल के आगे पीछे 3 अकेडमीज़ थी। लड़कियाँ जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और लड़का जो था वो प्राइवेट स्कूल में। तो पेरेंट्स से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा जबकि इस स्कूल में दोनों बच्चे कोएड है, बच्चे लड़का भी पढ़ सकता है, लड़की भी पढ़ सकती है, तो फिर आपने लड़के को जो है वो प्राइवेट स्कूल में क्यों करवाया? तो उनका जवाब क्या था, मैडम लड़कियों ने तो दूसरे घर में चले जाना है, इन्होंने पढ़ के क्या लेना है, और वो लड़का जो है वो आगे। तो मैंने कहा अगर यही लड़की एक्सेल कर गई और आपका लड़का फेल हो गया फिर? नहीं मैडम, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। तो मैंने कहा आपको पता है प्राइवेट स्कूल को चेक करने कौन जाता है? मैंने कहा गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ चलाई हैं, बहुत से जो प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए हैं, वो फिर भी प्राइवेट स्कूल में इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मुझे पता है ये मेरी चीज़ है, मेरी पॉकेट से निकल रही है, तो मुझे दर्द होता है, मैं उसकी सेफ जो है संभाल करती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हम 4 टीचर्स भी अगर होंगे ना, अगर एक भी टीचर ये चीज़ लेकर चलेगा ना, यार ये टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे टैक्स से बना है, हमारी पॉकेट से बना है, तो मेरे ख्याल में कोई कारण नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है। ठीक है ना? तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ है, तो फिर क्यों नहीं बच्चों को वो दे? तो बच्चों तक पहुंचती हैं वो चीज़ें भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अब गवर्नमेंट कितना करेगी, कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ों में लैक होता है। तो फिर इसलिए मैं कोई ना कोई बच्चा देख लेती थी जिसकी पढ़ने में लगन होती थी और जो आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर मैं उसकी हेल्प करती हूँ। जिस तरह से आप नीडी बच्चों की हेल्प करती हैं, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो कहीं के भी क्यों ना हो, या जो पढ़ना चाहे, तो किस तरह से आप उनकी हेल्प करते हैं? अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कांटेक्ट करे, या किस माध्यम से उन तक ये बात पहुंचती है? ऐसा है कि देखिए, जैसे आपको पता चला जी, तो आप अपने साथ दूसरे को बताते हो, 2 को हो गया, 2 आगे को बताएंगे वो 4 बन जाए, मल्टीप्लाई होता है इसी तरीके से। तो जिस को पता चलता है कि हमें इस तरीके से हेल्प मिल पाएगी, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चेक करती हूँ कि वाकई में ये ज़रूरतमंद है या नहीं। अभी एक अच्छा सा वाक़या भी आपको सुनाती हूँ। पीछे कोई लास्ट ईयर की बात है, एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन घर से मुझे परेशानी है, तो आप मेरी हेल्प करेंगी? मैंने कहा ज़रूर करूँगी, तुम मेरे पास आना। अब मैं वहाँ पे गई हूँ, वो बच्ची मेरे पास आई स्कूल में। जब मैंने उससे पूछा, कहती मुझे ना आप 500 रुपीज़ दे दो, मैंने ना बुक्स ख़रीदनी है। मैंने कहा बेटा आप मुझे बुक्स लिख कर दे दो, मैं बुक्स दूँगी, पैसे नहीं देती हूँ मैं। आप इमेजिन करेंगी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ़्ता हो गया, वो लड़की नहीं मेरे पास आई। क्योंकि जिनको ये पता चलता है कि मैडम हेल्प करती है, तो वो सोचते हैं चलो पैसे ले लेते हैं, तो वो मे भी पढ़ना नहीं चाहते हों। तो इसी तरीके से मैं देखती हूँ कि हाँ जी, जो हेल्प नीडी है उसको मैं फिर बुलाकर देख लेती हूँ, बुक्स जो भी चीज़ ज़रूरत होती है मैं उसको देती हूँ। काफ़ी अच्छा कार्य जो आपके द्वारा किया जाता है, क्योंकि नीडी बच्चों की हेल्प करना, और एजुकेशन एक ऐसा है कि हर इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम एक वृक्ष है बिना फल के। तो एक मतलब कि एज टीचर जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वही उसको नरिश करता है। तो काफ़ी अच्छा आपका काम जो है। तो मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आजकल के युवाओं को, या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि
जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप में एक ईमानदारी जगाइए और अपने प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव जो है वो अपने में जगाइए, सो दैट कि आपको पता चले कि आपके टीचर जो हैं, टीचर केवल एक टीचर का रोल प्ले नहीं करता है, वो माँ बाप का रोल भी प्ले करता है, वो गाइड का रोल भी प्ले करता है, वो आपके फ्रेंड का रोल भी प्ले करता है। तो उसे बहुत से रोल्स जो हैं वो प्ले करने पड़ते हैं। तो इसलिए टीचर की अहमियत को समझिए और हो सके तो अगर आप टीचर के साथ थोड़ा सा भी प्यार डालने की कोशिश करेंगे तो टीचर आपको माँ बाप से बढ़कर प्यार भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे और आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे कि कम से कम जिस मंजिल का ख्वाब भी आपने जीवन में नहीं देखा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद यंग बाइट्स के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू पूजा। तो ये थे हमारे साथ मिस लवली शर्मा, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। तो अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।